हेलो एवरीवन, आई एम खुशी सिंघल। मैंने आपको कल पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आरसीटी के लेक्चर्स लेने वाली हूँ आज से। सो गाइस, मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक आपको पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी, पूरे चैप्टर्स जो है वो करवाऊंगी। ठीक है। सभी 1 to 9 चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स मैं आपको दूंगी। जो भी लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, कोई भी लेक्चर मैं लाइव नहीं लेने वाली। ठीक है। और हम चैप्टर 1 से ही सीक्वेंस वाइज रिवाइज करेंगे चैप्टर 9 तक। ये रिवीजन लेक्चर्स नहीं होंगे, ये डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे। रिवीजन लेक्चर मैं आपको बाद में अलग से प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। ओके। आफ्टर दैट मेरी वीडियो आपको विजिबल नहीं होगी, ओनली जो मैं डिस्प्ले शो करूंगी, जो मैं स्क्रीन मेरी होगी वही आपको शो होगी। ठीक है। तो वीडियो भी मैं पॉज कर रही हूँ। ओके। ठीक है। दिस इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का नॉर्मल मतलब क्या होता है ये आप लोगों को सभी को पता ही है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर हम कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों का शासन, लोगों का रूल। ठीक है। जैसे कि अभी हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। सो डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर लॉ बनता है तो उसके अंदर जो पीपल ऑफ द कंट्री है, जो कंट्री के जो लोग हैं, उनका हमेशा उसके अंदर से रहेगा। मतलब कि वो अगर उस लॉ से अनसेटिस्फाइड है तो वो उस लॉ के लिए, लॉ के अगेंस्ट जो है अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। ठीक है। अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, जहाँ पे मतलब लोगों का से होता है। सिर्फ गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजंस नहीं लेती है, लॉ नहीं बनाती है, बल्कि उसके अंदर जो पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज का भी ओपिनियन लिया जाता है, उनका भी से होता है। ओके। ठीक है। वही अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा, रूल ऑफ द शेयर होल्डर्स, बाय द शेयर होल्डर, फॉर द शेयर होल्डर इन द कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। ठीक है। मतलब जिस कंपनी से, जिस कॉर्पोरेट से शेयर होल्डर्स बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स कि जिस कॉर्पोरेट के अंदर, कंपनी के अंदर वो शेयर्स को होल्ड करते हैं, उस कंपनी के उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग के अंदर उन शेयर होल्डर्स का से होगा। ठीक है। उनके पास क्या क्या राइट हो गया, अगर हम कहते हैं कि कोई कंपनी जो है वो मतलब किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर डेमोक्रेसी है, सो व्हाट इट डज मीन। ठीक है। तो मतलब शेयर होल्डर्स के पास राइट टू स्पीक होगा, राइट टू कम्युनिकेट होगा अपने को शेयर होल्डर्स के साथ में। ठीक है। उनको ये राइट होगा कि वो ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, इफेक्टिवली रन करते हैं। शेयर होल्डर्स जो है वो डे टू डे फंक्शनिंग में नहीं होते हैं कंपनी की। ठीक है। तो वो किस तरीके से मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कंपनी के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट 2013 ने जो पावर्स हैं उनको दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। मतलब कि कुछ पावर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है, कुछ पावर जो है शेयर होल्डर्स को दी गई है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो पावर्स दी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन पावर को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहाँ एक्सरसाइज करेंगे, वो उन पावर्स को बोर्ड मीटिंग के अंदर एक्सरसाइज करेंगे।
ठीक है। मतलब बाय होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली शेयर होल्डर्स को जो पावर्स दी गई है, शेयर होल्डर्स उन पावर्स को ईजीएम के अंदर जो है एक्सरसाइज करेंगे बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बट अकॉर्डिंग टू द मैटर, ठीक है। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। आफ्टर दैट शेयर होल्डर्स जो है वो ऑनर से रिकॉग्नाइज किए गए हैं कॉर्पोरेट एंटरप्राइज के, ठीक है। सी, अब शेयर होल्डर्स को जो है पावर्स क्यों दी गई है, शेयर होल्डर्स को इतने राइट्स क्यों दिए गए हैं, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो अल्टीमेटली ओनर्स हैं कंपनी के, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने जो है वो अपनी वैल्यूएबल मनी को जो है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। सो इसलिए शेयर होल्डर्स को ये पावर देना, ये राइट देना जो है वो नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स सी, कोई भी बंदा अपना पैसा किसी कंपनी के अंदर क्यों लगाएगा, ठीक है, उसको, और अगर वो लगा रहा है तो वो बदले में क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उससे अच्छी रिटर्न मिले, ठीक है, और वो ये इंश्योर करेगा कि उसके जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हैंड्स में है, मतलब कि वो सिक्योर है, ठीक है। तो इसीलिए कि वो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके अंदर आए और वो ये इंश्योर कर सके कि उनके इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है, इसीलिए उनको राइट दिया गया और कुछ पावर्स उनको जो है वो प्रोवाइड करवाई गई, ठीक है। अभी ये पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ जो शेयर होल्डर डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा है, ये आपको पूरा अच्छे से रीड करना है, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में जो है वो सेपरेट क्वेश्चन जो है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी के ऊपर आपको लिखना बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर डेमोक्रेसी क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ऐसा करके आपको एक क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये पैरा आपको अच्छे तरीके से जो है देखना है, ठीक है। अभी हम किन राइट्स की बात कर रहे हैं कि क्या राइट्स शेयर होल्डर्स को कंपनी सेट के अंदर दिए हैं, ठीक है, तो उन राइट्स को भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, अब जो है हमने ऊपर पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि ये जानने का कि कंपनी में चल क्या रहा है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कंपनी में क्या चल रहा है, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी तभी उन्हें पता चलेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि उन्हें फाइनेंशियल मिलेंगे कंपनी के, तब उन्हें पता चलेगा। जो बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं उनकी मिनट्स की कॉपी जब वो चेक करेंगे, जब रिकॉर्ड्स को वो देखेंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो उनके पास राइट होता है रिसीव करने का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू गिव अप्रूवल होता है। बहुत सारे मैटर्स हमने पढ़ा है कंपनीज एक्ट में, आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, ठीक है, कि बहुत से मैटर्स के ऊपर जो है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो उनके पास राइट टू गिव अप्रूवल होता है, ठीक है। राइट टू अपॉइंट करने का, रिमूव करने का राइट होता है डायरेक्टर्स को, ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट होता है, मीटिंग को रिक्विजिशन करने का राइट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोट करने का राइट होता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उनको दिया जाता है। लिस्टेड कंपनी के अंदर जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। और उन कंपनीज के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया है जहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है वो मोर देन 1000 है, शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर या डिपॉजिटरी होल्डर या कोई भी अदर सिक्योरिटी होल्डर किसी भी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर किसी भी टाइम अगर 1000 से ज़्यादा है, तो इन दैट केस आपको मैंडेटरली एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। किस लिए वो मैकेनिज्म होगा, टू रिजॉल्व द शेयर होल्डर की ग्रीवेंसेस को, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के लिए ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के प्रोविजंस भी लाए गए हैं अंडर सेक्शन 230 टू 232, ठीक है। फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट है, 245 जो बात करता है क्लास एक्शन सूट की, ठीक है। उसके बाद में SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की फैसिलिटी भी उन्हें प्रोवाइड करवाई गई है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर्स जो है उसको ऐसा लगता है कि कोई फ्रॉड जो है, सीरियस फ्रॉड जो है कंपनी के अंदर चल रहा है, तो वो अप्लाई कर सकता है SFIO के पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम अपकमिंग जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर डिटेल में रीड करेंगे। बाकी ये ब्रीफ जो है एक शेयर होल्डर्स के राइट का ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो हमें बताता है कि कुछ जनरल पावर्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी हुई है। अब देखो अल्टीमेटली जो है कंपनी को कौन रन करने वाला है, अल्टीमेटली कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को कौन मैनेज करने वाला है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स का कितना काम होता है कि शेयर होल्डर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। जिन्हें रिमूव करना है उनको रिमूव करके किसी और को अपॉइंट कर देते हैं,
बट अल्टीमेटली जो कंपनी होती है वो रन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही करनी है। तो कुछ जनरल पावर ऐसी कंपनी सेक्ट ने दी है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेंगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे मीन्स एक्सेप्ट दैट कुछ पावर्स को एक्सेप्शन में रखा गया है कि वैसे तो जनरल पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी हुई है कि उन्हें वो पावर्स एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। बट कुछ पावर्स को एक्सेप्शन में रखा गया है, मतलब कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर की मीटिंग में ही ट्रांजैक्ट होंगे, शेयर होल्डर की मीटिंग में ही डिसाइड होंगे। दैट मीन्स कि उनके ऊपर मैंडेटरीली हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। वो मैटर के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सोलली डिसाइड नहीं कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग बुला के, ठीक है। उसके लिए आपको मैंडेटरीली जो है शेयर होल्डर मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैटर्स आपकी एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है। आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, सो यू वेल नो कि क्या क्या ऐसे मैटर्स हैं, क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। कुछ मैटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ बिजनेसेस जैसे कि हम MOA को जब ऑल्टर करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, शेयर होल्डर की मीटिंग हमें बुलानी पड़ती है, AGM या EGM, ठीक है। फर्दर इश्यू अगर हम कर रहे हैं शेयर कैपिटल का, कोई पोर्शन ऑफ अनहोल्ड कैपिटल को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू रिजर्व कैपिटल में, ठीक है। हम शेयर कैपिटल कंपनी की रिड्यूस कर रहे हैं, हम रजिस्टर ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। जब हम विद इन द स्टेट करते हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाता है, बट अगर हम वन स्टेट टू अनदर स्टेट करते हैं तो उस केस में हमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, ठीक है। अभी ये आप पढ़ सकते हो, जैसे ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अफेयर्स में, तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कंपनी के अफेयर्स को जो वो इन्वेस्टिगेट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कंपनी जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करती है कि कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए, ठीक है। कोई RPT ट्रांजेक्शन हो रही है वो अलाउ करनी है, अप्रूव करनी है, तो उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। कोई डायरेक्टर पार्टनर उसके रिलेटिव को ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना अलाउ करना है, ठीक है। कोई कमीशन की पेमेंट अलाउ करनी है मोर देन 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट बहुत सारी जजमेंट से ये चीज़ें डिटरमाइन करी गई है कि दो ब्रॉड ड्यूटीज़ हैं जो डायरेक्टर को परफॉर्म करनी है, ठीक है। वो ब्रॉड ड्यूटीज़ क्या है कि ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट केयर एंड स्किल इन मैनेजिंग कंपनी के अफेयर्स, ठीक है। अल्टीमेटली कंपनी को मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा है, तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं कंपनी के टुवर्ड्स, क्या कि वो अटमोस्ट केयर रखेंगे, ठीक है। मतलब वो फुली केयर के साथ में वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेंगे और अपनी स्किल्स को यूज़ करके वो कंपनी को मैनेज करेंगे, ठीक है। अगर वो किसी भी तरीके से नेग्लिजेंस दिखाते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में तो फिर वो डैमेजेस के लिए लायबल होंगे, ठीक है। और ये डायरेक्टर्स की फिड्यूशरी ड्यूटी होती है कि वो बोनाफाइड तरीके से एक्ट करें, मतलब कंपनी के इंटरेस्ट में एक्ट करें। ऐसा नहीं है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मीट करने के लिए वो कंपनी के इंटरेस्ट को स्टेक पे लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोनाफाइड गुड फेथ में जो है वो कंपनी के इंटरेस्ट में एक्ट करें, ठीक है। आफ्टर दैट देखो, हम कहते हैं कि शेयर होल्डर्स के पास राइट है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, डायरेक्टर्स को रिमूव करने का, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि फ्यू शेयर होल्डर्स के हाथों में ही ये राइट होता है कि वो किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी डिपेंड करता है कि कितनी शेयर होल्डिंग उनके पास है, ठीक है। तो जिन भी शेयर होल्डर्स के पास में मेजर पोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग है कंपनी का, बेसिकली उन्हीं के पास ये राइट होता है कि वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं है या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो फ्यू शेयर होल्डर्स ही होते हैं, ठीक है, जो कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की वजह से सभी शेयर होल्डर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करें, ठीक है। जैसे कि जियोग्राफिकल बैरियर्स हो गए, जियोग्राफिकल लोकेशंस उनकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, मतलब कंपनी का ROC ऑफिस जो है वो
कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो किसी अलग स्टेट में है और जो शेयर होल्डर है वो किसी और स्टेट से बिलोंग करता है। सो ट्रेवलिंग जो है कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती है टाइम की कमी की वजह से। कई बार जो है बहुत से शेयर होल्डर्स जो है कई बार वो विलिंग भी नहीं होते हैं अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो बहुत से रीजंस की वजह से शेयर होल्डर्स जो है वो मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो कुछ शेयर होल्डर्स ही जो है वो मीटिंग एक्चुअल में जो है वो अटेंड करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी के एक्सेप्शन है इस चीज़ का। ऐसा क्यों लिखा है गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शन? इसलिए है क्योंकि नॉर्मली तो कंपनीज के अंदर क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं या रिमूव करते हैं, ठीक है। बट इन गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई राइट नहीं होता है अपॉइंट या रिमूव करने का डायरेक्टर्स को। ये सारी पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास ही होती है। गवर्नमेंट के पास इन द सेंस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, या फिर अगर स्टेट की कोई कंपनी है या फिर ऐसी कोई कंपनी है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स होल्ड करती है, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो इन दैट केस गवर्नर को पावर होती है अपॉइंट करने की डायरेक्टर्स को, ठीक है, सभी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की। और अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसके अंदर मेजोरिटी स्टेक जो है मेजोरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर होती है कि वो सभी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का कोई भी एज शो कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ही ऐसा ये सब कुछ जो है करती है, ठीक है। ओके, सो ये इस चीज़ से हमें सब अभी क्लियर हो चुका है कि शेयर होल्डर डेमोक्रेसी क्या होती है, किस तरीके से जो है वो इंश्योर की जाती है, थर्ड थिंग कि किस लिए इम्पोर्टेंट होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट पैरा है, ये वाला जो पैराग्राफ है इन अदर कंपनी से यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ के अंदर रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों, कि किस वजह से जो है वो शेयर होल्डर्स मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि कई बार उन्हें इनफ टाइम नहीं होता है, अपने उनके शेड्यूल्स बिजी होते हैं, ठीक है। और कई बार जो है वो लेक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि उन्हें उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, देखो आज जो है इंडिया के अंदर शेयर्स बहुत से लोग खरीदते हैं, ठीक है। वो लोग भी शेयर्स परचेज करते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। और वो लोग भी स्टॉक परचेज करते हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम पता है, ठीक है। तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास शेयर होल्डिंग तो होती है, बट स्टिल उनके पास नॉलेज नहीं होती है उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, उस बिजनेस के बारे में जो कि मीटिंग के अंदर डिस्कस होने वाला है। सो वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है उस बिजनेस के बारे में जो डिस्कस होने वाला है। तो इसलिए वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और इसलिए वो मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो देयर कैन बी मैनी रीजंस मीटिंग ना अटेंड करने के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दे आर नॉट ऑलवेज एजुकेटेड इनफ, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता है, ठीक है। कई बार बिजी होते हैं, कई बार जियोग्राफिकल लोकेशंस उनकी ऐसी होती हैं कि उनके लिए ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये वेरियस रीज़न है जिसके वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। अब कंपनीज एक्ट ने उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया है कि रेजोल्यूशंस को पास करने के लिए सर्टेन मैटर्स के ऊपर ई वोटिंग अलाउड कर दी गई है कि ई वोटिंग के थ्रू कुछ रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है, जो ऊपर वाली जो प्रॉब्लम्स है वो डील की जा सकती है, मतलब टाइमिंग वाली जो है, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो केटर की जा सकती है अगर ई वोटिंग का कंसेप्ट आया है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। जी, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूट कई बार बहुत डीपली जाके क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। अभी आपको इस पैराग्राफ के ऊपर आपके पास जो है वो सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, ठीक है, कि हम किस तरीके से शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को इंश्योर करेंगे, किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पूरे पैराग्राफ पे ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को अचीव करने में। जैसे कि प्रॉब्लम्स में आप ऊपर ये बता सकते हो कि टाइम की कमी होती है, ठीक है, नॉलेज नहीं होती, इस वजह से शेयर होल्डर्स कई बार मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी बुक्स में तो है बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। और फिर बाद में आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या बताओगे,
कि शेयर होल्डर्स को यूनाइट एंड ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी एसोसिएशंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, जिनको वो रजिस्टर करवाएं अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने कंज्यूमर एक्ट के अंदर भी पढ़ा है कि कंज्यूमर्स अपनी एसोसिएशंस बना लेते हैं, फिर उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि शेयर होल्डर्स यूनाइट करें, ऑर्गेनाइज करें और अपनी एसोसिएशन बना के उसको रजिस्टर करवा लें, ठीक है, सो दैट कि उनकी वॉइस को सुना जाए और उनके वो अपने मेंबर्स के जो इंटरेस्ट को है सेफ गार्ड कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी। अब इस केस स्टडी के अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि अपोलो टायर्स लिमिटेड एक कंपनी थी, उसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने जो है वो चेयरमैन एंड एमडी की रेम्यूनरेशन को कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि रेम्यूनरेशन जो है वो चेयरमैन एंड एमडी की वो प्रॉफिट के 7.5% होगा, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 7.5% होगा, ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, ठीक है। अर्लियर क्या था, अर्लियर जो ये परसेंटेज थी वो 10% थी, ठीक है, मतलब पहले वो 10% चार्ज कर रहे थे रेम्यूनरेशन को, अभी उन्होंने शेयर होल्डर्स ने कहा कि आपको 7.5% ही जो है रेम्यूनरेशन मिलेगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, ठीक है, कंपनी के अंदर लॉसेस हो रहे थे, इसके चलते उन्होंने जो है वो ये जो रेम्यूनरेशन की परसेंटेज है उसको रिड्यूस किया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे केस स्टडी बनाने का मतलब बेसिकली यही है कि शेयर होल्डर को हमने ऊपर भी पढ़ा था कि उनके बिजनेस के अंदर हमने पढ़ा था कि रेम्यूनरेशन फिक्स करना उनका एक शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है। तो शेयर होल्डर के पास में पावर होती है कि वो जो परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं तो, ठीक है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट बॉडी क्या है कंपनी के अंदर डिसीजन लेने के लिए, बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बिग डिसीजंस जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं वो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है उसी में डिस्कस होते हैं, ठीक है, और जनरली स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होते हैं बट नॉट नेसेसरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी हो जाते हैं, ठीक है, बट इन ऑल केस वो शेयर होल्डर मीटिंग में ही जो है वो डील किए जाते हैं, ठीक है। फाइन, 1 सेकेंड। ओके फाइन, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म, ठीक है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर को किस तरीके से ये इंश्योर करे कि शेयर होल्डर जो है वो जो जनरल मीटिंग्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है, किस तरीके से हम इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में शेयर होल्डर जो है वो जनरल मीटिंग्स को अटेंड करें एंड अपने राइट्स को जो है वो एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो अब उसके लिए कंपनीज एक्ट ने जो है क्या क्या मतलब नॉट ओनली इन कंपनीज एक्ट, इन डिफरेंट एक्ट्स के अंदर मतलब क्या क्या जो है वो स्टेप्स ली गई हैं ये इंश्योर करने के लिए कि शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर एक्टिविज्म लिखा है, आप यहाँ पे स्लैश करके शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन लिख लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट इस तरीके से भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं कि क्या क्या जो है वो फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेयर होल्डर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने में कंपनीज में, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। सो बी ऑन सेफर साइड, आप यहाँ पे शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन भी जो है लिख लेना, ठीक है। सो सबसे पहला फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है। सी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं हो पाता शेयर होल्डर्स के लिए मीटिंग को अटेंड करना, बट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आने की वजह से ये जो टाइम शेड्यूल वाली बात थी, जियोग्राफिकल लोकेशन वाली जो प्रॉब्लम्स थी ये सॉल्व हो जाती हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर हमें क्या होता है कि हमें इंटरनेट का यूज़ करके जहाँ पर भी हम हैं हम वहीं से जो है अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कंपनी से 2013 ने जो है ये एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई है टू द वोटिंग सिस्टम ऑफ कंपनी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। और थ्रू ई वोटिंग एक शेयर होल्डर वोट कर सकता है रेजोल्यूशन के ऊपर भी मीटिंग में बिना जनरल मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हुए। रिमोट लोकेशन मतलब कि जिस लोकेशन पर वो है उस लोकेशन से वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसे मीटिंग में ही प्रेजेंट होना हो, ठीक है, फाइन। अभी यहाँ पे यही दिया हुआ है कि ऊपर बता दिया गया है, अभी सेक्शन 108 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को
कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को और किस तरीके से मतलब वो मेंबर जो है एक्सरसाइज करेंगे राइट टू वोट, वो बता सकती है। ठीक है, ये आप रीड आउट कर लेना। दे मे और मे नॉट अटेंड इन पर्सन, ठीक है, ये सब चीज़ें आप रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेबी रेगुलेशंस। सेबी रेगुलेशंस के अंदर क्या है, सेबी LODR रेगुलेशन 2015 जो है वो भी ई वोटिंग प्रोवाइड करवाती है, ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, लिस्टेड एंटिटी जो है वो स्टॉक, और ये कंपल्शन एक मैंडेटरी कंप्लाइंस जो है लिस्टेड एंटिटी के ऊपर लगा दी गई है कि स्टॉक एक्सचेंज को उन्हें मैंडेटरली विद इन 48 आवर्स ऑफ कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग उनको जो वोटिंग रिजल्ट्स हैं मीटिंग के वो सबमिट करने हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास में। ठीक है, और ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए और शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन जो है वो इनहेंस करने के लिए ये सब स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, सॉरी 1 मिनट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है उनका अप्रूवल शेयर होल्डर से लेना। ठीक है, सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो कंसेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स consent of board of directors given by a resolution at a meeting of board is mandatory for a company to enter into any contract or arrangement with a related party। ठीक है, सी सेक्शन 188 क्या कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी होता है किसी भी कंपनी के कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर करने के लिए विद अ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, बट सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन पे जो एंटर करी है कंपनी ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अदर देन वो ट्रांजेक्शन जो आर्म लेंथ में नहीं है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली सेक्शन 181 सब सेक्शन 1 बात करता है उन ट्रांजेक्शन्स की जो रिलेटेड पार्टी के साथ में है, प्लस वो आर्म्स लेंथ पे नहीं है। मतलब कि जो नॉर्मली जो उन ट्रांजेक्शन का जो प्राइस होना चाहिए जो मार्केट में चल रहा है उस प्राइस पे वो ट्रांजेक्शन एंटर नहीं हुई है। सेकंड, वो ट्रांजेक्शन जो है रिलेटेड पार्टी के साथ में एंटर हुई है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आता है कि कुछ कंडीशंस जो है, एक 1 मिनट, हाँ, एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग, मतलब अभी हमने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हमें अप्रूवल लेना है किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अरेंजमेंट में एंटर करने से पहले, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हमें कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, मीटिंग कॉल करेंगे, उसके अंदर एजेंडा हमें बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें जो एजेंडा है बोर्ड मीटिंग का, ठीक है, जिसमें हमें रेजोल्यूशन को प्रपोज करना है, रेजोल्यूशन को पास करना है, वो एजेंडा जो है क्या क्या चीज़ें को डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, तो नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी वो डिस्क्लोज करेगा, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, नेचर ड्यूरेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, पर्टिकुलर्स क्या है, मटेरियल टर्म्स क्या है, कोई एडवांस पेमेंट या कोई एडवांस आपको रिसीव हुआ है, पे किया है आपने। ठीक है, और अदर फैक्टर्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो भी रेलिवेंट हो। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो रूल 15 सब रूल 2 जो है वो प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी डायरेक्टर किसी उस ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में अरेंजमेंट में जो रिलेटेड पार्टी के साथ कंपनी कर रही है उस किसी कॉन्ट्रैक्ट में या अरेंजमेंट में अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो डायरेक्टर उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा जिस मीटिंग के अंदर वो मैटर जो है वो डिस्कस हो रहा है। ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिस मीटिंग के अंदर वो सब्जेक्ट मैटर जो है डिस्कस हो रहा है। ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि provides that for the purpose of first proviso to subsection 1 of section 188 except with the prior approval of company by a resolution, a company shall not enter into a transaction to be entered into as a contract with criteria। ठीक है, अब आपको ये कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि ये अब सारी जो भी ट्रांजेक्शन्स है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इसके लिए कंपनी को जो है वो प्रायर अप्रूवल जो है वो लगेगा बाय अ रेजोल्यूशन। ठीक है, मतलब इसके लिए शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन जो है वो हमें चाहिए होगा। अब ऐसी ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, कोई सेल परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल के लिए कर रहे हैं, डायरेक्टली और थ्रू कोई एजेंट अपॉइंट करके कर रहे हैं, और उसका अमाउंट
अमाउंट जो है वो 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये चीज़ें आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी माइंड में हो जाए और आपको लिमिट्स जो है ये ज़्यादा आपको फोकस और टाइम वेस्ट नहीं करना है इन लिमिट्स को याद करने के लिए। ठीक है, वैसे तो लिमिट सेम ही है, आपको ये ध्यान रखना है कि टर्नओवर की किस केस में है, नेटवर्थ की किस केस में 10% है। ठीक है, बट आप इसको अभी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना और एग्जाम के टाइम पे भी आप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना। थोड़ा सा आप इन लिमिट्स को अच्छे से देख लेना। बाकी आपने ये सब चीज़ें एग्जीक्यूटिव में पढ़ी हैं, तो यहाँ पर प्रोफेशनल में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अरेंजमेंट कंपनी ने किया है, सेल के लिए, परचेज के लिए, सप्लाई के लिए कंपनी करना चाह रही है, और जिसका अमाउंट जो है 10% और 10% से ज़्यादा है टर्नओवर के कंपनी के। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलिंग के लिए, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बाय करने के लिए कोई भी तरह की प्रॉपर्टी को डायरेक्टली या फिर कोई एजेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब कि चाहे वो सेल परचेज आपकी डायरेक्ट हो, चाहे वो थ्रू एन अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, बस अमाउंट अगर उसका 10% और 10% से ज़्यादा है, इन दिस केस नेटवर्थ का कंपनी की। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट करने से पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर रहे हो गेन लीज पे देने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को। ठीक है, जो अमाउंट करती है 10% से ज़्यादा गेन, कोई सर्विसेज को अवेल कर रहे हो या रेंडर कर रहे हो। ठीक है, जो अमाउंट करती है 10% और मोर द टर्न। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। आई डिडंट फाइंड दीज टॉपिक्स टू बी मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, फाइन, सो आप ये एक बार देख लेना। ठीक है, अभी फोर्स वर्सेस हार्बोटल ये जो केस है, यहाँ पर ऐसे ही जस्टिफिकेशन एडवांटेज दी हुई हैं, आप इनको कट कर सकते हो यहाँ से। ये जो पोर्शन है आप इसको कट कर सकते हो यहाँ से, या फिर एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, क्योंकि यही टॉपिक जो है, यही चीज़ें हम डिटेल में नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नीचे जो यू कैन सी कि फोर्स वर्सेस हार्बोटल का जो पूरा केस है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फोर्स वर्सेस हार्बोटल का केस है ये दिया हुआ है, और एडवांटेजेस क्या क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी पूरी नीचे डिटेल में दी हुई है। सी जस्टिफिकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बोटल। ठीक है, तो ऊपर जो बॉक्स में जो दिए हुए हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हो, एक्सेप्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि नीचे जो है वो आपको काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप कट भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर कट नहीं करना है सो इट्स ओके, आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस है नहीं। ठीक है, ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर। बाकी थोड़ा सा चैप्टर बचता है, आई थिंक वो हमें कल कर लेना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो कि आपको कितना क्या समझ में आया है अभी। ठीक है, सो आपकी जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में तो आई थिंक नहीं पॉसिबल हो पाएगा डाउट्स लेना, लेकिन आई विल सी अगर टाइम बचता है तो मैं डेफिनेटली आपके डाउट ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व कर दूँ। अदरवाइज ये जो चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद में और हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं एक सेपरेट आपका लेक्चर रखूँगी, सेपरेट एक क्लास रखूँगी जो कि डाउट क्लास होगी। ठीक है, सो उस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप मुझसे उस क्लास के अंदर वो डाउट्स जो है ले सकते हो, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। ठीक है, सो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को एक बार डाल देना। आई विल सी कि कितने क्या डाउट्स हैं। अगर मेजर डाउट्स मुझे लगे किसी कॉमन टॉपिक में या फिर बहुत ज़्यादा डाउट मुझे लगे तो मैं एक सेपरेट लेक्चर लूँगी, अदरवाइज मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, सो जैसा भी रहता है आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हैं वो डाल देना। ठीक है, एंड ये भी बताना कि आपको कितना क्या लेक्चर जो है समझ में आया। ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव क्या समझ में आया है, कितना ठीक है, कहाँ पे डिफ़िकल्टी हुई है। ठीक है, बाकी थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।